दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिंदी AECC हिंदी भाषा और संप्रेक्षण के यूनिट सेकंड संप्रेक्षण के प्रकार का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। हिंदी भाषा और संप्रेक्षण के प्रकार एवं उसकी चुनौतियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारे यूनिट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर 2 चैप्टर्स है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनकी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा संप्रेक्षण के प्रकार। ठीक है, तो संप्रेक्षण के 3 प्रकार होते हैं। पहला अमौखिक, मौखिक और लिखित, ये 3 प्रकार होते हैं। अमौखिक को अभाषिक भी कह सकते हैं। ठीक है, मौखिक और लिखित। तो स्टार्ट करते हैं अपने मौखिक संप्रेक्षण से। फर्स्ट है हमारा मौखिक संप्रेक्षण। तो मुंह से बोलकर किया जाने वाला संप्रेक्षण मौखिक कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि संप्रेक्षण क्या होता है। संप्रेक्षण वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने विचार या फिर जो हम सोचते हैं सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो बिना किसी डेफिनेशन के संप्रेक्षण का मतलब होता है बातचीत करना। तो मौखिक संप्रेक्षण क्या होता है? मौखिक संप्रेक्षण होता है जब हम मुंह से बोलकर शब्दों का इस्तेमाल करके किसी से बातचीत करते हैं। ठीक है, तो मुंह से बोलकर किए जाने वाले संप्रेक्षण को मौखिक संप्रेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें वक्ता और श्रोता दोनों शामिल होते हैं। तो जब हम किसी से मौखिक संप्रेक्षण करते हैं यानी किसी से बोलकर संप्रेक्षण करते हैं, तो जैसे कि 2 लोग आपस में संप्रेक्षण कर रहे हैं तो एक बोलने वाला होता है यानी कि वक्ता और एक सुनने वाला होता है यानी कि श्रोता। तो इसमें वक्ता और श्रोता दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौखिक संप्रेक्षण को माध्यम के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। तो जो हमारा मौखिक संप्रेक्षण है इसके माध्यम के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला आधुनिक और दूसरा परंपरागत माध्यम। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं पहले परंपरागत माध्यम के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर लोगों को परंपरागत तरीके से अपनी बात समझाई जाती है। तो जब हम परंपरागत माध्यम के तरीके से संप्रेक्षण करते हैं तो इसके अंदर लोगों को परंपरागत तरीके से बातें समझाई जाती है। यानी किसी को अगर अपनी बात दूसरे बंदे को, दूसरे लोगों तक अपनी सूचना पहुंचानी है या फिर अपनी बात समझानी है तो वो परंपरागत तरीके से की जाती है। ठीक है, ये संप्रेक्षण का परंपरागत माध्यम गांवों की देन है। तो यानी जब परंपरागत तरीके से जब किसी तक अपनी बात पहुंचाई जाती है तो ये जो संप्रेक्षण का तरीका है ये गांवों की देन है, ये हमें गांवों ने दी है। ठीक है, इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोक नाट्य, कठपुतली अभिनय, नुक्कड़ नाटक के जरिए संप्रेक्षण किया जाता है। तो यानी इसके अंदर लोकगीत, लोक नृत्य करके, लोक कथा सुनाकर, लोक नाट्य करके, कठपुतली के अभिनय के द्वारा या फिर नुक्कड़ नाटक के जरिए जो संप्रेक्षण किया जाता है यानी अपनी जानकारी, अपनी सूचना दूसरों तक पहुँचाई जाती है। तो यही हमारे सारे परंपरागत तरीके हैं जिनके द्वारा संप्रेक्षण किया जाता है। ठीक है, ये सभी कलाएँ, ये जो ऊपर जितनी भी कलाएँ दी गई हैं, अंधविश्वास, बैर, जनसंख्या नियंत्रण, कुपोषण, स्वच्छता और दहेज जैसी बुराइयों के खिलाफ लोगों को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो जितनी भी कलाएं हैं लोकगीत के द्वारा, लोक नृत्य के द्वारा या फिर नुक्कड़ नाटक के द्वारा अंधविश्वास के प्रति, बैर के प्रति, जनसंख्या नियंत्रण के, कुपोषण, स्वच्छता और दहेज जैसी बुराइयों के खिलाफ जो है लोगों को जागृत करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आधुनिक संप्रेक्षण का माध्यम। ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा परंपरागत माध्यम, अब हम पढ़ेंगे आधुनिक संप्रेक्षण माध्यम। तो इसमें पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब और विकलांग लोगों के जीवन में आधुनिक संप्रेक्षण एक वरदान बनकर आया है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ भी हैं, गरीब हैं, विकलांग हैं, उन लोगों का जो जीवन है उनके अंदर आधुनिक संप्रेक्षण का जो तरीका है वो एक वरदान बनकर आया है। ठीक है, कैसे? इसके अंदर रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, केबल, डिश टीवी, एफएम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी की मदद से लोगों तक जानकारी बहुत जल्दी पहुंचाई जा सकती है। तो सोचो जैसे कोई अनपढ़ आदमी है
ठीक है, माना वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो फिर भी इंटरनेट की मदद से किसी और से करवा दे अपना काम, केबल के द्वारा, टीवी, एफएम, व्हाट्सएप, इन सब के द्वारा वो जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ये है ही वरदान। सोचो विकलांग लोग जो होते हैं, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो टीवी इन सब की मदद से, इंटरनेट की मदद से वो एक जगह से बैठ कर दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के द्वारा वो अपनी बात कर सकते हैं। तो ये जो है इन लोगों के लिए एक वरदान बनकर आया। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है जिनके ज़रिए हम जो मदद, यानी इनकी मदद से जो लोगों तक जानकारी बहुत जल्दी तक पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बड़े एरिया तक पहुंचाई जा सकती है, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों को अपनी बात समझाई जा सकती है। ठीक है, इसके ज़रिए हम कितनी भी दूर तक संप्रेषण कर सकते हैं। तो क्या होता है, आप एग्जाम्पल लो ना, एक इंटरनेट है, जैसे इंटरनेट के ज़रिए हम कितनी भी दूर तक बात कर सकते हैं। हम इंडिया में रह के हम अमेरिका के लोगों से बात कर सकते हैं। तो इसमें दूरी कोई तय नहीं होती कि हाँ हम इतनी दूरी तक ही बात कर सकते हैं, नहीं, इनके ज़रिए जो संप्रेषण होता है वो कितनी भी दूर तक किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा मौखिक संप्रेषण था वो माध्यम के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड था, पहला परंपरागत और दूसरा आधुनिक। तो परंपरागत तरीके से जो माध्यम, यानी परंपरागत माध्यम से जो संप्रेषण की जाती थी वो भी मैंने बताया, और अब आधुनिक तरीके से जो संप्रेषण की जा सकती है वो भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मौखिक संप्रेषण के लाभ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिखित संप्रेषण से कम समय लेता है। तो मौखिक संप्रेषण मैंने बताया ना, जब हम किसी से बोलकर, अपने मुंह से बोलकर, शब्दों के इस्तेमाल के जरिए बातचीत करते हैं, तो इसमें क्या होता है, लिखने में जितना समय हमें लगता है बोलने में उतना नहीं लगता। तो ये लिखित संप्रेषण से कम समय लेता है। इसके द्वारा बड़े समूह के साथ आसानी से बात या फिर संवाद किया जा सकता है। कैसे, जैसे कि मुझे बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी है, जैसे कि अभी मुझे नहीं पता मेरी वीडियो के थ्रू कितने लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके ज़रिए जो है मैं बहुत बड़े समूह के साथ भी आसानी से बात कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ये एक फ़ायदा ये हो गया हमारे मौखिक संप्रेषण का। दूसरा होता है हमारा, इसमें श्रोता वक्ता की बात पर प्रतिक्रिया तुरंत कर सकता है। जैसे कि सोचो हम आमने सामने, मैं अपने किसी से बात कर रही हूँ, मेरी कोई फ्रेंड है, मैं उससे बात कर रही हूँ, मैंने उसको कोई बात बोली, अगर उसे मेरी बात पसंद नहीं लगी तो मुझे तभी बोलेगी कि नहीं तू यहाँ पे गलत बोल रही है, और अगर उसे अच्छी लगी तो तब भी बोलेगी हाँ ये बात तू सही कह रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, श्रोता जो होता है वो वक्ता की बात पर प्रतिक्रिया तुरंत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये संप्रेषण का सबसे सस्ता माध्यम होता है। तो इसे सस्ता क्यों बोला है फ्रेंड्स, बोलने में थोड़ी ना किसी का कोई पैसा लग रहा है, सस्ता ही तो है, बस थोड़ी सी एनर्जी लगती है बोलने में, पैसा तो नहीं लग रहा है ना। लिखने, अगर हम लिखने चलेंगे तो हम पहले पेपर पेन खरीदना पड़ेगा, फिर हम लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें पैसा लगता है। तो ये संप्रेषण का सबसे सस्ता माध्यम होता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें अपनी बात को दोबारा से संप्रेषित किया जा सकता है, यानी कि इसमें जो बात हमने एक बार बोल दी उसको दोबारा से आसानी से बोला जा सकता है। लेकिन अगर सोचो मैंने कोई एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा, मुझे कोई उसे फाड़ के कह दे तू दोबारा लिख, मैं कैसे लिख पाऊँगी? ज़रूरी है कि मैं सेम बातें लिखूँगी उसके अंदर? नहीं। तो इसलिए जो होता है, इसमें हम आसानी से अपनी बात को दोबारा भी किसी को समझा सकते हैं। अगर किसी को एक बात समझ नहीं आई है एक बार के अंदर, तो हम उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार समझा सकते हैं, लेकिन लिखने में ऐसा नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे फ़ायदे हो गए कुछ मौखिक संप्रेषण के। तो अब हम देखेंगे अपना मौखिक संप्रेषण के हानि, यानी उसकी कुछ कमियाँ। ठीक है, फर्स्ट है इसका, अगर वक्ता को बात करने का तरीका ना आता हो तो वो श्रोता को अपनी बातों से प्रभावित नहीं कर पाएगा। अच्छा सोचो, वक्ता वो होता है जो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता है। तो अगर सोचो, अगर उसका बात करने का तरीका ही ना आता हो तो वह दूसरों को कैसे प्रभावित कर पाएगा कि वो उसकी बातों को अच्छे से सुने, उस पर प्रतिक्रिया दे? नहीं कर पाएगा ना। तो इसकी क्या हानि भी है कि वक्ता को जो है बात करने का तरीका आना चाहिए। दूसरा, इसमें कोई लिखित अभिलेख नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग कानूनी प्रक्रिया के अंदर नहीं किया जाता। जैसे कि हम किसी को बोलकर कुछ कह रहे हैं तो उसका कोई हमारे पास प्रूफ थोड़ी ना है कि हाँ इसने ही मुझे ये बात कही है। तो इसमें कोई लिखित अभिलेख नहीं होता, लिखा हुआ कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होती जिसका इस्तेमाल हम कानूनी प्रक्रिया में कर सके। तो इसलिए क्या होता है, मौखिक संप्रेषण का इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया में प्रूफ की तरह नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हमारी कमियां हो गई, कुछ हानि हो गई हमारे मौखिक संप्रेषण के।
अब हम पढ़ेंगे अपने दूसरे संप्रेषण के प्रकार को, अमौखिक संप्रेषण को। अमौखिक से समझो फ्रेंड्स, मौखिक का मतलब था जिसमें हम बोलकर बातचीत करें, अमौखिक यानी जिसमें हम बिना बोले बातचीत करें। अमौखिक संप्रेषण को अभाषिक भी कह सकते हैं, यानी जिसमें हम भाषा का इस्तेमाल ना करके, मुंह से शब्दों का इस्तेमाल ना करके बातचीत करें, ठीक है। तो इस प्रकार के संप्रेषण में व्यक्ति बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, ठीक है। इसमें शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता, अभी मैंने आपको बताया। इस प्रक्रिया में हाव भाव, प्रतीकों और संकेतों के द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है, यानी कि हमारे हाव भाव, क्या बात करते हुए हम क्या इशारे कर रहे हैं अपने हाथों के जरिए, क्या संकेत दे रहे हैं, किन किन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देती हूँ, जैसे ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों के संकेत के द्वारा पूरे ट्रैफिक को चलाता है। अच्छा सोचो, आप रेड लाइट पे खड़े हो, ठीक है, चौराहे पे खड़े हो, किसी बीच में ट्रैफिक पुलिस खड़ा है। अगर उसको मतलब कि जो हमारा ट्रैफिक पुलिस होता है वो अपने हाथों के इशारों के द्वारा पूरे ट्रैफिक को चलाता है। अगर उसे किसी को राइट हैंड भेजना है तो वो राइट हैंड पे इशारा करता है, सीटी बजाता है, संकेत करता है कि आप लोग इस तरफ जाइए। अगर उन्हें किसी को दूसरी तरफ भेजना है तो वो इशारा करता है आप लोग उस तरफ जाइए। तो क्या होता है, तो इसमें मुंह से बिना बोले, वो मुंह से तो नहीं बोल रहा ना, वो अपने हाव भाव दे रहा है, हाथों के प्रतीक, वो मतलब अपने हाथों से इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है हमें, ठीक है, सीटी बजा रहा है, तो जिससे हमें पता चलता है कि इस तरफ के ट्रैफिक को कहाँ जाना है, यहाँ के लोगों को कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमौखिक संप्रेषण, जिसको आभाषिक संप्रेषण भी कह सकते हैं। तो तीसरा प्रकार है हमारा लिखित संप्रेषण। लिखित का मतलब ही क्या होता है, लिखना, लिखा हुआ, ठीक है। तो जब हम किसी से लिखकर बात करते हैं, अपना विचार लिखने के यानी लिखकर किसी तक पहुंचाते हैं अपने विचार या फिर संदेश को, तो वो हो जाता है लिखित संप्रेषण। फर्स्ट पॉइंट है इसका, जब सूचना और संदेश को अच्छे से लिखकर लक्षित वर्ग यानी जहाँ तक हमें पहुँचाना है यानी ग्रहणकर्ता तक पहुँचाया जाए तो उसे लिखित संप्रेषण करते हैं। फ्रेंड्स, ग्रहणकर्ता वो होता है जो हमारे मैसेज को सुनता है, हमारे मैसेज को प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसके अंदर पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तकें, होल्डिंग्स, साइन बोर्ड आदि आते हैं। तो जो लिखित संप्रेषण होता है इसके अंदर क्या क्या आता है, पत्र पत्रिकाएं हो गई, समाचार पत्र यानी कि अखबार हो गया, किताबें हो गई, होल्डिंग साइन बोर्ड्स यानी कि जब हम सड़कों पर चलते हैं तो सड़कों पर ऊपर लगे रहते हैं ना होल्डिंग्स बोर्ड, वो सब आ गए, ठीक है। तो जैसे कि लेटर और जो जितनी भी पत्रिकाएं, मैगजीन्स होती हैं उनके द्वारा भी हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। अखबार के द्वारा हम डेली न्यूज़ पढ़ते हैं, पुस्तकों के द्वारा भी। तो ये सब क्या होगा, लिखित संप्रेषण के जरिए हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे लिखित संप्रेषण के कुछ लाभ। तो पहला है इसका, इसे प्राप्तकर्ता जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ सकता है। तो जैसे कि आपने कोई किताब खरीदी, ठीक है, तो आपको वो अच्छी लगी तो आप उसे जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ सकते हो। तो जो प्राप्तकर्ता होता है यानी कि जो संदेश को सुनता है या फिर जो उसे प्राप्त करने वाला होता है, वो जितनी बार चाहो उसे पढ़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा से एक मैसेज लेती हूँ, जैसे कि मैंने किसी को एक मैसेज भेजा, ठीक है, एक पत्र लिख कर भेजा, तो जिसने उसे प्राप्त किया वो जितनी बार चाहो उसे पढ़ सकता है, क्योंकि उसने वो सुरक्षित करके रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, इस संप्रेषण के अंदर ऐसी भाषा और शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सामने वालों को भी समझ आ सके। यानी कि सोचो, अगर मैं कुछ ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दूंगी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दूंगी जो आप लोगों को आती ही नहीं होगी, तो जो मैं ये पढ़ा रही हूँ क्या आपको समझ आ पाएगा? नहीं। ये भी तो मैं आप लोगों के साथ लिखित संप्रेषण कर रही हूँ ना, मैं लिखकर आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही हूँ। तो इसलिए इस संप्रेषण के अंदर क्या होता है, ऐसी भाषा या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो दोनों लोगों को आए, बोलने वाले को भी और समझने वाले को भी, ठीक है। तीसरा है, लिखित संदेश को स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये जो हमारे लिखित संदेश होते हैं इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है, जिन्हें आगे जाके इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर देखा जा सकता है, ठीक है। तो इन्हें स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। ये इसके 3 लाभ मैंने आपको बताए, ओके। अब हम देखेंगे लिखित संप्रेषण की हानि यानी इसके नुकसान, इसकी कमियाँ, ठीक है। फर्स्ट है, इसमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। अच्छा सोचो, जैसे कि मैंने एक पत्र लिखकर किसी को भेजा, ठीक है, मैंने लिखित संप्रेषण किया, मैंने किसी को कोई जानकारी एक पत्र के द्वारा दी, तो उसमें मुझे एकदम तुरंत फीडबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पहले मैंने पत्र लिखा, मैंने पोस्ट ऑफिस में जाके दिया, वो उस तक जाएगा, वो उसे पढ़ेगा, फिर वो उसके ऊपर
जो भी है वो अपना दूसरा पत्र अपनी प्रतिक्रिया देगा, फिर वो पत्र मेरे तक आएगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि जैसे बोलने वाले में होता है, मौखिक संप्रेषण में क्या होता है, सामने दो बंदे खड़े हैं, बात पसंद आ रही है तो भी बता दो, नहीं भी आ रही तो भी बता दो, लेकिन संप्रेषण में तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है, समय लगता है। दूसरा है ये संप्रेषण पढ़े लिखे लोगों तक सीमित होता है। अच्छा सोचो, लिखित संप्रेषण मतलब लिखा हुआ, इसमें ये पढ़े लिखे लोगों तक सीमित होता है। सोचा अगर किसी को पढ़ना ही नहीं आता तो वो कैसे पढ़ लेगा बेचारा, नहीं ना, अनपढ़ तो नहीं कर सकता इसको, तो इसलिए ये जो होता है ये पढ़े लिखे लोगों तक ही होता है। इस प्रक्रिया में सूचना को इकट्ठा करने में, टाइप करने में, जांच करने में बहुत समय लगता है। जैसे कि मुझे कुछ लिखना है, मैं आपके लिए कंटेंट ही लिखती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैं आपकी इस वीडियो का कंटेंट लिखती हूँ, मुझे इसमें इसको ये पूरा कंटेंट इकट्ठा करने में, इसको लिखने में, फिर इसको चेक करने में कि सही है गलत है, मुझे इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यही बोला है कि इस प्रक्रिया में सूचना को इकट्ठा करने में, टाइप करने में और जाँच करने में बहुत समय लगता है। तो ये इसकी कुछ हानियाँ हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे अपनी संप्रेषण की चुनौतियों के बारे में, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम ही था संप्रेषण की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। तो संप्रेषण की चुनौतियों को 6 वर्गों में बांटा जाता है, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, यांत्रिक, भौतिक, अर्थगत और भाषिक, ठीक है। तो अब हम इन 6 की 6 चुनौतियों को एक एक करके अलग अलग समझेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपने मनोवैज्ञानिक से, ठीक है। तो हर व्यक्ति का आचार विचार, रहन सहन, सोचने का तरीका अलग होता है। अच्छा मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक तरीके से, ठीक है, दिमागी तौर पर। तो हर व्यक्ति जो होता है उसका आचार विचार, उसका व्यवहार जो होता है, उसके रहने सहने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, हर अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है, कोई एक तरीके से नहीं सोचता, ठीक है। तो हर कोई प्राप्त संदेश को अपने दिमाग या फिर अपने मन के हिसाब से ग्रहण करता है। अच्छा जैसे कि सोचो मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, तो हर कोई अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से समझ पाएगा। जरूरी नहीं है ना जो बात मैं आपको जैसे समझाना चाह रही हूँ आपको वैसे ही समझ आए, क्या पता किसी को कैसे समझ आए, किसी को कैसे समझ आए, कोई को मेरी बात जैसे मैं समझा रही हूँ उससे भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो सबके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे जो संदेश मिल रहा है वो उसे कैसे समझ आता है, वो उसे कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसलिए लोगों की मनोवृत्ति और उनके विचार प्रभावकारी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो क्या होता है, लोगों का जो दिमाग होता है, उनकी जो मनोवृत्ति होती है, उनके जो विचार होते हैं वो प्रभावकारी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, लोगों का सोचने का तरीका ऐसा होता है कि वो सामने वाले की बात को नहीं समझ पा रहा है, और अगर वो सामने वाले की बात को समझ ही नहीं पा रहा तो संप्रेषण पूरा कैसे होगा, तो संप्रेषण में बाधा आ जाती है। प्रभावकारी संप्रेषण या फिर प्रभावी संप्रेषण उस संप्रेषण को कहते हैं, उस बातचीत को कहते हैं जिसमें वक्ता जो होता है अपनी बात को अच्छे से अपने श्रोता को समझा पाए, और श्रोता जो होता है वो बात का बिल्कुल ठीक वही मतलब समझ जाए जो वक्ता उसे समझाना चाहता है, ठीक है। तो जो होता है लोगों की मनोवृत्ति और उनके विचार के आधार पर भी क्या होता है, कभी कभी जो हमारी संप्रेषण जो होती है उसकी प्रक्रिया में बाधा आ जाती है। ये हो गया हमारा मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो ये एक चुनौती थी। दूसरी चुनौती हमारी यांत्रिक। तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, पहली व्यक्तिगत, दूसरे मशीनरी, ठीक है। तो व्यक्तिगत को पढ़ते हैं। व्यक्तिगत को शारीरिक असमता भी कह सकते हैं, ठीक है ना यार, जैसे कि किसी के शरीर में कोई कमी होना, उसके शारीरिक अक्षमता, उसको भी व्यक्तिगत कह सकते हैं। तो इसके अंदर व्यक्ति की आवाज़ का साफ ना होना, शब्दों की सही से ना बोल पाना, ठीक है, व्यक्ति की टोन का, फिर उसके लहजा का ठीक ना होना, तो उससे क्या होता है, इन वजह से भी संप्रेषण जो होता है उसके अंदर बाधा आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत। तो यांत्रिक को 2 भागों में बांटा था हमने, पहला व्यक्तिगत, दूसरा मशीनरी। तो व्यक्तिगत में क्या हुआ, जैसे किसी के शरीर में कोई कमी होना, ठीक है, किसी की आवाज़ का सही ना होना, ठीक है, उसका लहजा ठीक ना होना, शब्दों को सही से ना बोल पाना, तो ये सब हमारे व्यक्तिगत में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से भी क्या होता है, संप्रेषण जो होता है वो पूरा नहीं हो पाता, उसमें बाधा आ जाती है। आप पढ़ते हैं मशीनरी। मशीनरी में क्या होता है, मतलब कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर जैसे कि सोचो हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क चला जाए, हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं, नेटवर्क चला जाए या फिर फ़ोन कट जाए, तो ये सब जितनी भी बातें हुई हैं, तो इनसे क्या होता है, संप्रेषण में बाधाएं आती है, हमारी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी नहीं हो पाती। तो ये जब जो बाधाएं आती है, व्यक्तिगत तौर पे जो बाधा आती है और मशीनरी तौर पे जो बाधा आती है वो यांत्रिक चुनौतियों में आती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अपनी तीसरी चुनौती अर्थगत, ठीक है। अगर
जो संदेश हम श्रोता को भेजना चाहते हैं वो किसी कारण पूरा ना हो तो श्रोता संदेश को समझ नहीं पाता है। जैसे कि सोचो मैं कोई संदेश दे रही हूँ और वो बीच में ही मैं आधा छोड़ दूँ, यानी मैं आपको कोई बात समझाना चाह रही हूँ, मैं बीच में ही छोड़ दूँ, तो जो श्रोता होता है वो उस बात को समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो उस कारण क्या होती है, जो प्रभावी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें बाधा आ जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अर्थगत चुनौती, जब संदेश पूरा ना हो और श्रोता को बात समझ ना आए। चौथी चुनौती है हमारी भौतिक। ठीक है, वक्ता और श्रोता के बीच कितनी दूरी, यानी मैं वक्ता हूँ और आप श्रोता हो, हमारे बीच में कितनी दूरी है, इसे भी भौतिक कहते हैं। या फिर वक्ता और जो श्रोता होता है उसके बीच में समय अंतराल कितना है, ठीक है, उसको भी भौतिक कहते हैं। तो जब इससे संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है, यानी सोचो कि जैसे मैं आपसे बहुत दूर हूँ, ठीक है, अभी तो मैं आपसे वीडियो के थ्रू बात कर रही हूँ तो ठीक है आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर सोचो एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी बहुत दूर खड़ा है, ठीक है, तो क्या होता है, ये यहाँ से चिल्लाया जा रहा है लेकिन इसको सुनाई नहीं पड़ रही क्योंकि ये बहुत दूर है। यही कोई इसके बहुत पास है तो उसे सुनाई दे रही है। तो उनकी जो दूरी होती है वो भी उनके संप्रेषण में बाधा उत्पन्न कर सकती है। या फिर उनके बीच में जो समय अंतराल होता है, यानी इसने जो बोला और उसे वो टाइम से सुनाई ना दे, समय के साथ सुनाई ना दे, तो उसमें भी जो गैप होता है, टाइम में भी जो गैप होता है, वो भी भौतिक कहलाता है और उसकी वजह से भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो उदाहरण दिया है मैंने, जैसे दूर खड़े व्यक्ति को पास खड़े व्यक्ति की तुलना में कम सुनाई देता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भौतिक चुनौती। अब है हमारी पांचवी चुनौती भाषिक। ठीक है, तो सूचना के आदान प्रदान में भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सोचो मैं आपको कोई सूचना देना चाहती हूँ, मैं आपको ये सब पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं एक भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो सीमित भाषा के ज्ञान की वजह से भी संप्रेषण में बाधा आ सकती है। जैसे कि सोचो मैं हिंदी में आपको पढ़ा रही हूँ, सोचो अगर आपको हिंदी आती ना हो या फिर आपको बहुत कम आती हो, तो इससे क्या होगा, आपको जो भाषा है उसका सीमित ज्ञान है, ठीक है, यानी वो बहुत कम पता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, संप्रेषण में बाधा आ सकती है। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ ना आए। ठीक है, लास्ट और हमारी सिक्स्थ जो हमारी चुनौती है वो है सांस्कृतिक। तो अलग अलग समाज की संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत आदि सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जिनको समझने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोचो मैं अलग संस्कृति की हूँ, जैसे कि सोचो कोई बंगाली है और कोई बिल्कुल यूपी कल्चर का है। ठीक है, तो बंगालियों की जितनी भी संस्कृति, उनकी जितनी भी लैंग्वेज है, उनकी कला हो गई, उनके संगीत हो गए, यूपी वाले को थोड़ी समझ आ रहा है भाई, क्यों, क्योंकि उनकी संस्कृति के अंदर बिल्कुल भी समानता नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो जिनको समझने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जिसकी वजह से संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ओके, तो ये हो गई हमारी 6 के 6 चुनौतियाँ। तो जो हमारा ये यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर था ये इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, हमने अभी टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर अगर आपको सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आई होगी या फिर हमने कोई भी वीडियो अपलोड की होगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।